Hello everyone, कैसे हो सब? I hope you all are doing well and I welcome you all to another lecture of NCERT Solutions. तो आज मैं आई हूँ विद चैप्टर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। एक बहुत ही बेहतरीन बढ़िया सा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है और इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशन। तो यहाँ पे अगर मैं बात बताऊं कि इस चैप्टर से बेसिकली कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 5 मार्क्स। 5 मार्क्स तक इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपको पता है कि आपका कोई भी एग्जाम हो, एक एक मार्क एक एक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो यस, यहाँ से पूछे जाते हैं 5 नंबर के, 5 से 6 नंबर के क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि डायपोज कैसे डिफरेंट होता है हाइबरनेशन से। बेटा डायपोज ज्यादातर हमें जू प्लैंक्टन में दिखते हैं, जो कि एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं, और वो कुछ टाइम के लिए जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो छुप के बैठ जाते हैं, मतलब बिल्कुल अपनी एक्टिविटी कम कर लेते हैं, बहुत ही स्लो हो जाते हैं। और जबकि हाइबरनेशन आपको पोलर बेयर जैसे एनिमल्स में मिलेंगी, जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो ये अपनी एक खुफिया जगह पे जाके आराम करते हैं, राइट? जब तक वो विंटर्स नहीं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो कहीं जा नहीं सकते, कहीं भाग नहीं सकते, तो वो अपनी एक जगह पे जाके छुप जाते हैं। तो देखते हैं, डायपोज इज अ स्टेज ऑफ सस्पेंडेड। सस्पेंडेड मतलब इनएक्टिव, कुछ नहीं कर रहे उस टाइम पे। Inactive development to cope up with the unfavorable condition. Many species of zooplankton exhibit diapause to tide over adverse climatic condition. बहुत स्पीशीज जूप्लैंक्टन की डायपोज में चली जाती है जब भी कोई अनफेवरेबल कंडीशन आती है। इसके बाद बात होती है हाइबरनेशन की, जिसको विंटर स्लीप भी बोलते हैं। बहुत ज्यादा सर्दी में क्या होता है, एनिमल्स एस्केप विंटर बाय हाइडिंग देमसेल्फ इन द शेल्टर। जो भी शेल्टर है, गुफा है, कुछ भी है, वहां जाके वो आराम करते हैं जब तक वो विंटर्स नहीं चली जाती। जैसे कि एग्जाम्पल आपका हो गया पोलर बेयर, सबको पता है। बहुत ज्यादा सर्दी आने पे ये छुप जाते हैं, आराम करते हैं जब तक वो सर्दियां नहीं चली जाती। तो ये पहला क्वेश्चन था और कितना बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए, तो ये था डिफरेंस डायपोज और हाइबरनेशन में। यहाँ पे मैं आपको 5 सेकंड दे रही हूँ, नोट्स आपको मिलेंगे तो आपको इसमें लिखने की जरूरत है, समझने की कोशिश करो कि आपको कैसे लिखना है। एंड कोई भी डाउट होता है ऑफ कोर्स आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आपके कमेंट्स देखती हूँ मैं भी, टीम भी देखती है, तो आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट आता है, इफ अ मरीन फिश इज प्लेस्ड इन अ फ्रेश वाटर। नमकीन मरीन में क्या होता है बेटा, आपका सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है। तो अगर एक ऐसी फिश जो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट में उसको रहना बहुत पसंद है, उसको आप फ्रेश वाटर में डाल दो जहाँ पे सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो क्या होगा? ठीक है, तो बेटा अगर इफ मरीन fish placed in the fresh water, then the chances of survival will diminish. But this is because their bodies are adapted to high salt concentration. क्योंकि उस फिश को हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन पसंद है, और अगर आप लो सॉल्ट वाले में डाल देंगे तो फिश के अंदर पानी भर जाएगा। आपको पता है ऑस्मोसिस में क्या होता है, आपको पता है ऑस्मोसिस में पानी अपनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा, तो फिश के अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन होगी तो वो पानी फिश के अंदर चला जाएगा। तो इन फ्रेश वाटर कंडीशन दे आर अनेबल टू रेगुलेट द वाटर एंटरिंग their body through osmosis. Water enters their body due to hypertonic environment outside. यहाँ पे फ्रेश वाटर जो है, पानी जो है उसमें हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक कंडीशन है, ठीक है, यानी पानी ज्यादा सॉल्ट कम। ये मैं बस आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है। और फिश के अंदर, क्योंकि वो मरीन वाटर से आई है, उसके अंदर हाइपरटोनिक कंडीशन है, यानी सॉल्ट ज्यादा और पानी कम।
तो पानी हमेशा अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो में जाता है, तो वो फ्रेश वाटर से फिश के अंदर चला जाएगा और फिश की बॉडी स्वेल हो जाएगी और इवन इट कैन लीड टू द डेथ ऑफ मरीन फिश, राइट। तो यहाँ पे मरीन फिश जो है, जो बहुत सॉल्टी कंडीशन से आई है, उसके अंदर सॉल्ट ज़्यादा है, पानी कम, और जो फ्रेश वाटर में जिसको ट्रांसफ़र किया है वो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्ट की कम, और वाटर हमेशा हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन में जाता है। तो जब भी हम मरीन फिश को फ्रेश वाटर में ट्रांसफ़र करेंगे, अगर उसके अंदर ऐसी कोई अडेप्टेशन नहीं है, कोई बहुत ही सुपर नेचुरल अडेप्टेशन नहीं है, तो क्या होगा कि उसके अंदर पानी भर जाएगा और उसकी बॉडी फूल जाएगी और फट जाएगी। तो ये है आपका आंसर, बिल्कुल एज इट इज लिखना है। कितना बढ़िया यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, जल्दी से देखिए, और कोई भी डाउट हो तो बेझिझक आंचल मैम को बताइए कि हमें ये डाउट है, आई आंसर योर क्वेरी। ओके, चलिए यहाँ पे मैं 5 सेकंड दे रही हूँ। पढ़िए, एक एक वर्ड यहाँ पे पढ़िए। जब भी आप ऐसे सब्जेक्टिव आंसर्स लिखते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो, तो आप किस लैंग्वेज में लिख रहे हो, आप कीवर्ड्स लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, हर चीज मैटर करती है। तो आप कितनी भी स्टोरी लिख दो ना आंसर में, अगर आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट ही नहीं लिखे, कीवर्ड्स ही नहीं लिखे, तो उस आंसर का कोई मतलब नहीं है, मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट। सो मेक श्योर कि जब भी आप आंसर लिखते हो, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसके हिसाब से कीवर्ड्स लिखने हैं आंसर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन फिनोटिपिक अडेप्टेशन। फिनोटिपिक मतलब शरीर में जो आपकी चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट की वजह से, राइट। सो फिनोटिपिक अडेप्टेशन इन्वॉल्व्स द चेंजेस इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या चेंज हो रहे हैं उसकी एनवायरनमेंट की वजह से, उसको हम फिनोटिपिक अडेप्टेशन बोलते हैं, राइट। सो ये जो रिस्पॉन्सेज हैं, दीज रिस्पॉन्सेज एडजस्टमेंट अकर इन एन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू कोप अप विद द एनवायरनमेंट, ठीक है। क्योंकि एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आ गया तो उनके शरीर को उससे कॉप अप करना पड़ेगा, नहीं तो वो मर जाएंगे ऑर्गेनिज्म। तो फॉर एग्जांपल, जैसे आपके रेगिस्तान में जो प्लांट्स मिलते हैं उनमें थिक क्यूटिकल होती है, ठीक है। सनकन स्टोमेटा होता है ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स टू प्रिवेंट ट्रांसपीरेशन। बेटा यहाँ पे मैं बता देती हूँ, ये आपका एपिडर्मिस है, और सनकन स्टोमेटा मतलब होता है छुपा हुआ स्टोमेटा। यहाँ पे देखो, स्टोमेटा जो है वो छुपा हुआ होगा, ये होगी पिट और ये होगा छुपा हुआ स्टोमेटा, सनकन स्टोमेटा, ताकि पानी का ज्यादा लॉस ना हो। और एपिडर्मिस के ऊपर आपको एक थिक क्यूटिकल की लेयर मिलेगी, ऑफ कोर्स ये भी इसलिए ताकि पानी का ज्यादा लॉस ना हो। क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल लेयर, और ये ग्रीन क्या है, ये प्लांट की स्किन है, एपिडर्मिस, राइट। तो पानी के लॉस से बचाने के लिए इनका स्टोमेटा थोड़ा अंदर की तरफ छुपा होता है गड्ढे के अंदर, और ऊपर एक थिक लेयर होती है क्यूटिकल की। क्यूटिकल एक वैक्स जैसी लेयर है जो पानी के लॉस से बचाती है। तो ये एक एग्जाम्पल, उन्होंने एक ही एग्जाम्पल बोला था, तो हम ज्यादा नहीं सोचेंगे, हम एक ही एग्जाम्पल लिख देंगे, राइट। चलिए ये भी हमने क्वेश्चन कर लिया। यहाँ पे मैं दे रही हूँ आपको 5 सेकेंड, पढ़िए। बहुत बढ़िया सा ये क्वेश्चन था। चलिए, most living organism cannot survive at temperature above 400 degrees Celsius. How are some microbes are able to live in habitat in which the temperature exceeding 100 डिग्री सेल्सियस?
तो ये पूछ रहे हैं कि मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो आपका 45 डिग्री सेल्सियस, 450 नहीं है, सॉरी माय बैड, वो आपका 45 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि 45 डिग्री सेल्सियस से अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रह ही नहीं सकते, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो कोई 100 डिग्री से ज्यादा रह पाए? तो यस, कुछ माइक्रोब्स हैं, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। और आर्की बैक्टीरिया में कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं बैक्टीरिया के जो बहुत हाई टेम्परेचर पे ऐसे 80 डिग्री तक भी रह सकते हैं। So they are ancient form of bacteria found in hot water spring and deep sea hydrothermal vents। बहुत गर्मी होती है, बहुत टेम्परेचर होता है, वहाँ भी सर्वाइव कर लेते हैं। अपनी ज़्यादातर इनके पास क्या होता है, that they are also able to survive in high temperature because their body have adapted to such environment conditions। These organisms contain specialized thermoresistance enzyme which carry out metabolic functions that do not destroy at high टेम्परेचर, ठीक है। तो इन माइक्रोब्स के अंदर या किसी भी ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हाई टेम्परेचर में रहते हैं उनके अंदर स्पेशल एंजाइम्स होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे भी काम कर ले, क्योंकि आपने पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल्स में कि एंजाइम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही काम करते हैं, ज़्यादा लो और ज़्यादा हाई टेम्परेचर एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देता है या बंद कर देता है। तो इन जो भी माइक्रोब्स या जो भी ऑर्गेनिज्म हाई टेम्परेचर पे रहते हैं तो उनके अंदर स्पेशल एंजाइम होते हैं जो कि हाई और लो टेम्परेचर पे खराब नहीं होते और अपना काम बड़े आराम से करते हैं, राइट। तो इसी तरीके से ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये कैसे इतने हाई टेम्परेचर पे सरवाइव कर पा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि ये आंसर सबको क्लियर है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, प्रोसीड करेंगे। जल्दी से बताइए कि यहां तक किसी को कोई डाउट या नहीं। एंड में आपको होमवर्क भी मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे होमवर्क के लिए, तो बिना चीटिंग के उनको करके लाना है। चलिए, लिस्ट द एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स मतलब होता है फीचर्स। लिस्ट द फीचर ऑफ पॉपुलेशन, जो एक इंडिविजुअल में नहीं होता लेकिन पॉपुलेशन में होता है। पॉपुलेशन क्या होती है? एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर जगह पे रहते हैं, रिसोर्सेज शेयर करते हैं या उनके लिए लड़ते हैं, compete करते हैं और पोटेंशियली इंटरब्रीड करते हैं आगे की जनरेशन बनाने के लिए, उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। जैसे एक जगह पे रह रही ह्यूमन पॉपुलेशन, कैट की पॉपुलेशन, डॉग की पॉपुलेशन, मैंगो ट्री की पॉपुलेशन, इन सबको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद करना है। द इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीशीज, मेजॉरिटी ऑफ देम लिव इन अ ग्रुप एज वेल एज इन वेल डिफाइंड एरिया, शेयर या तो शेयर करते हैं या लड़ते हैं सिमिलर रिसोर्स के लिए, पोटेंशियली इंटरब्रीड करते हैं और दस कॉन्स्टिट्यूट अ पॉपुलेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ध्यान में रखनी है, बिल्कुल नहीं पूछनी। अगर आपसे पॉपुलेशन की डेफिनेशन पूछते हैं तो आपको यही लिखना है। तो क्या क्या फीचर होते हैं पॉपुलेशन के? बर्थ रेट, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है? बर्थ रेट है कि कितने इंडिविजुअल ने बर्थ लिया, ठीक है, कितने इंडिविजुअल ऐड हुए। डेथ रेट, कितने इंडिविजुअल की डेथ हुई। एज डिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई बच्चे कितने हैं, रिप्रोडक्टिव फेज में कितने लोग हैं, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव में, यानी बच्चे, एडल्ट्स एंड योर टीनेजर्स, एडल्ट्स एंड आपके जो ओल्ड पीपल हैं उनकी क्या आपकी एज डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा होते हैं, राइट, बच्चे ज़्यादा होते हैं तो वो जनरेशन ग्रोइंग होती है। अगर प्री रिप्रोडक्टिव कम होंगे तो पॉपुलेशन डिक्लाइन करती है। So it is a percentage of individual of different ages in the given population। इनको एज पिरामिड की फॉर्म में भी हम देते हैं, आपको वो याद होगा, एक बार मैं बता देती हूँ अगर याद भी नहीं है, वैसे तो याद होना चाहिए। चलिए, जैसे यहाँ पे ये प्री रिप्रोडक्टिव है, ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव है और ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव है।
जब ऐसे आपको पिरामिड मिले तो वो पॉपुलेशन जो है वो ग्रो कर रही है, ठीक है, जहां पे प्री रिप्रोडक्टिव क्या होती है, ज्यादा होती हैं। लेकिन जहां प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव के ऑलमोस्ट सेम होती है, ये प्री रिप्रोडक्टिव है और प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव के सेम होती है, और फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव आपकी ये होती है, मतलब सेम होती है प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव, ऐसी पॉपुलेशन को हम स्टेबल बोलते हैं। ना तो वो बढ़ रही है ना ही वो कम हो रही है, स्टेबल है। लेकिन अगर प्री रिप्रोडक्टिव कम है, ठीक है, यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव कम है, फिर रिप्रोडक्टिव है, ठीक है, और फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव है। तो प्री रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम है और रिप्रोडक्टिव कम है, ऐसी पॉपुलेशन क्या कर रही है, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। ऐसी पॉपुलेशन क्या कर रही है, डिक्लाइन कर रही है। तो ये आपने देखा होगा, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो ध्यान से। ध्यान से देख लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पिरामिड्स हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं, आ चुके हैं, पहले ही बता रही हूँ, ठीक है। फिर आती है पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी एक पर्टिकुलर जगह पे कितने इंडिविजुअल है पॉपुलेशन में, उसको पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। जैसे एक एरिया में कितने मैंगो ट्री हैं, उनको काउंट करेंगे, तो वो क्या हो गई, मैंगो ट्री की पॉपुलेशन डेंसिटी होगी कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने मैंगो ट्री हैं। किसी पर्टिकुलर एरिया में आपके जैसे ह्यूमन सेंसस होता है ना, पता नहीं आपने अभी, हर 11 साल में होता है, घर घर जाके सारी डिटेल्स ली जाती हैं कि घर में कितने इंडिविजुअल्स हैं, तो पता लगाते हैं कि कितने एरिया में कितने इंडिविजुअल, कितने ह्यूमंस रह रहे हैं, उसको ह्यूमन सेंसस बोलते हैं। हर 11 साल में होता है, ये जानने के लिए कि कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, कितनी कम हुई है, कम तो नहीं हो गया ऐसे, कितनी बढ़ी है, और हर एरिया में कितने पॉपुलेशन रह रही है, और कितनी प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है, या रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है, राइट। तो ये आपके कुछ फीचर है, बर्थ रेट, डेथ रेट, एज डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। 5 सेकेंड दे रही हूँ, इसको पढ़िए एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट। अगर किसी को कोई डाउट है तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है बढ़िया सा क्वेश्चन। चलिए, इफ अ पॉपुलेशन ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली इन साइज इन 3 years, बेटा टाइम 3 years दिया हुआ है, तो आपको आर की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन जो है, इसमें आपको आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल की जो फॉर्मूला है वो है एन नॉट एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर आर टी, ठीक है। एन टी यहाँ पे होता है आपका फाइनल पॉपुलेशन, एन नॉट आपका होता है इनिशियल पॉपुलेशन, ई आपका बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, आर आपका होता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, एंड टी होता है टाइम। तो अब इक्वेशन में हम प्रेजेंट पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आफ्टर आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी डबल हो गई है, इन्होंने क्या बोला, डबल हो गई है, राइट। सो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर 3 years, ठीक है, आफ्टर 3 years कितनी हो गई, हमने x मान ली है, तो 3 साल बाद कितनी होगी, थोड़ी मैथ्स लगाएंगे यहाँ पे। इनिशियल x थी, ठीक है, इनिशियल, और आफ्टर 3 years डबल हो गई, 2x कर दिया, इतना क्लियर है। और टाइम यहाँ पे 3 साल दिया हुआ है, बट हमें सब्स्टिट्यूट करना है बस, है ना, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे।
आराम से यहाँ पे मैं बताती हूँ कि हमने सारी वैल्यू क्या की है, सब्स्टिट्यूट की है। एन टी में क्या आएगा, 2x, ठीक है। इनिशियल पॉपुलेशन क्या थी, x, e टू दी पावर r कितना है, r, ठीक है, और t कितना है, 3, ठीक है। ये हमने क्या कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दी। अब क्या होगा, x से x कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, 2 इज इक्वल टू ई 3r, ठीक है। इसको लॉग में कन्वर्ट कर देंगे। जब लॉग में कन्वर्ट होता है तो कैसा हो जाएगा, log 2 इज इक्वल टू, ये जो पावर में है ये आगे आ जाता है और log e हो जाएगा, ठीक है। जो जब भी हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो पावर वाला आगे आ जाता है और ये जो नीचे है ये लॉग के सामने आ जाता है। तो log 2 इज इक्वल टू 3r log e। आपको इसमें नहीं दी वैल्यू, लेकिन आपको क्वेश्चन में वैल्यू दी जाएगी या आपको चार्ट दिया जाएगा, डोंट वरी, आपको ऐसे याद नहीं करना है, आपको वैल्यू दी जाएगी। तो यहाँ पे आपका क्या है, log 2 की वैल्यू जो है वो लगभग आपकी है 0.301 और log e की वैल्यू जो है 0.434 है। तो बस इसमें लगा दो, log 2 इज इक्वल टू 3r log e, ठीक है। इसमें वैल्यू लगा दो तो कितना आ गया, log 2 की वैल्यू इतनी है इज इक्वल टू 3r इंटू log e की वैल्यू ये है, ठीक है। तो r की वैल्यू कितनी हो गई, 0.301 अपॉन 3 इंटू 0.434, ये लगभग आएगी आपकी 0.2311, राइट। हमने कुछ नहीं किया, हमने बस वैल्यू डाली, ये इक्वेशन यूज की, इस इक्वेशन में सारी वैल्यू डाली। इनिशियल को हमने x ले लिया, आफ्टर 3 ईयर 2x हो गई, तो 2x इज इक्वल टू इनिशियल x e टू द पावर r, r की वैल्यू हमें निकालनी है, t 3 ईयर्स दिया है। ये आ गया, x से x यहाँ कट जाएगा, ये आ गया, इसको log में कन्वर्ट कर देंगे, log 2 इज इक्वल टू पावर आगे आ जाएगा 3r log e, log 2 की वैल्यू ये होती है, log e की वैल्यू ये होती है। बस हम इसमें दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा r की वैल्यू 0.2311 आ जाएगी। लिख लो, ये मैं 10 से 15 सेकंड दे रही हूँ, लिख लो, क्योंकि आपका ना ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है, लेकिन वहाँ वैल्यू दी थी, ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चन में प्रॉपर वैल्यू दी थी, आपको बस सॉल्व करना था। यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं दी, सिर्फ टाइम दिया है ना, उन्होंने log 2 log e की वैल्यू नहीं दी है। तो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, एटलीस्ट सारी आपको वैल्यू दी जाएंगी, एक आपको निकालना होगा। चलिए फटाफट से यहाँ पे 10 से 15 सेकेंड लीजिए। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, आंसर को, सोल्यूशन को, अगर आप लिखना चाहते हैं तो। r की वैल्यू आएगी 0.2311। चलिए फटाफट, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। चलिए, नेम इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट अगेंस्ट हर्बीवोरी। बेटा प्लांट बेचारा कहीं जा तो सकता नहीं भागकर, कोई एनिमल उसको खाने आएगा पौधे को तो वो नहीं भाग सकता है, तो वो कुछ ना कुछ डिफेंस मैकेनिज्म लाएगा। तो चलिए देखते हैं। थॉर्न्स इन अकेशिया एंड कैक्टस, वैसे कैक्टस में आपके थॉर्न्स नहीं होते, अकेशिया में भी थॉर्न्स नहीं होते, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है तो हम इसको सही मान लेते हैं। आपका
हम वही लिखेंगे जो आपके एनसीईआरटी की बुक में लिखा है। तो कांटे, हम कांटे बोल देते हैं, चलो। कांटे होते हैं अकेशिया और कैक्टस में, आर द मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस, ठीक है। एंड मैनी प्लांट प्रोड्यूस एंड स्टोर केमिकल दैट मेक हर्बीवोर सिक व्हेन दे आर ईटन। लाइक आपकी कैलोट्रोपिस प्लांट है जो बहुत ही खतरनाक पॉइजन उसके अंदर होता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड। अगर किसी कैटल ने इसको खा लिया तो वो मर जाती है, मर जाएगी, उसके वो बीमार हो जाएगी, मर जाएगी। तो इसलिए कभी भी कोई कैटल इस कैलोट्रोपिस को नहीं खाती है। अ वाइड वेराइटी ऑफ केमिकल सब्सटेंस दैट वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्लांट, हम कमर्शियली जो निकोटीन एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैफीन जो कॉफी वगैरह में होता है, क्यूनिन, स्ट्राइकनिन, ओपियम, ये सब जो हम प्लांट से निकालते हैं हमारे फायदे के लिए, एक्चुअली में ये जो केमिकल बनते हैं ये प्लांट अपने डिफेंस के लिए बनाता है। लेकिन हाँ, हम इसको आजकल अपने लिए कमर्शियली एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, राइट। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट कुछ कंपाउंड्स हैं इसमें से। तो ये कुछ मैकेनिज्म्स हैं जो प्लांट अपने लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह यूज करता है हर्बीवोर से बचने के लिए, कि हर्बीवोर हमें ना खाए, क्योंकि बेचारे उनसे डर कर, उनसे छुप कर नहीं रह सकते, उनसे भाग नहीं सकते। चलिए पढ़िए एक एक वर्ड यहाँ पे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 5 more seconds। नेक्स्ट, एन ऑर्किड प्लांट इज ग्रोइंग ऑन द ब्रांच ऑफ मैंगो ट्री। ये इंटरेक्शन क्या होती है बेटा? ऑर्किड प्लांट बस सपोर्ट के लिए मैंगो पे आता है, उसको और कुछ नहीं चाहिए, कोई मोह माया नहीं है मैंगो ट्री से। उसने बोला बस मैंगो ट्री को मेरे को सपोर्ट दे दो भाई, मैं ना तुमसे कुछ खाना पीना लूंगा ना कुछ। तो वो मैंगो को हार्म नहीं करता, ना कुछ बेनिफिट दे रहा है, वो बस अपना बेनिफिट ले रहा है। तो ऐसी इंटरेक्शन को हम बोलते हैं कमेंसलिज्म। सच टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज नोन एज कमेंसलिज्म, जिसमें एक स्पीशीज को फायदा हो रहा है और अदर रिमेन अनअफेक्टेड, दूसरी को ना तो फायदा ना नुकसान हो रहा है। So orchid growing on the branch of mango tree is an epiphyte. Epiphyte are the plants growing on the other plants which however do not derive nutrition from them. सिर्फ ग्रो कर रहे हैं उन पे, उनसे कोई न्यूट्रिशन नहीं ले रहे, ऐसे पौधे को हम एपीफाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑर्किड को फायदा हो रहा है, मैंगो को ना तो फायदा ना ही नुकसान। तो ऐसी इंटरेक्शन को हम बोलते हैं कमेंसलिज्म। वी कॉल इट कमेंसलिज्म। मुझे उम्मीद है सबको आता होगा, बहुत आसान है ये। चलिए नेक्स्ट, what is the ecological principle behind biological control method of managing with pest insect? लास्ट लेक्चर में बताया था कि सपोज कि खेत में कोई इंसेक्ट आ गया, ठीक है, तो उस पे हम केमिकल छिड़कने से अच्छा है उसका कोई प्रेडेटर वहां पे छोड़ दें, ताकि प्रेडेटर उस इंसेक्ट को खा जाए, पूरा खत्म भी ना करे और उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर ले। तो पेस्ट को मैनेज करने के लिए हम जो इंटरेक्शन यूज करते हैं वो प्रिडेशन करते हैं, जहाँ पे प्रिडेटर जो है वो प्रे पर फीड करता है। सो प्रिडेटर रेगुलेट द पॉपुलेशन ऑफ प्रे इन द हैबिटेट, देयरफॉर हेल्पिंग इन द मैनेजमेंट ऑफ पेस्ट इंसेक्ट। तो हम क्या करेंगे, अगर कोई इंसेक्ट हमारे खेत में आ गया जो हमारी क्रॉप्स को नुकसान पहुंचा रहा है, तो हम उसके प्रेडेटर को वहां पे छोड़ देंगे कि जा अपनी जी ले जिंदगी, थोड़े बहुत प्रे को कम कर ले, पूरा भी मत कर, क्योंकि प्रे भी कहीं ना कहीं किसी और प्लांट के लिए, किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो हमें उसको पूरा इरेडिकेट नहीं करना, हमें उसको
बस मैनेजेबल लेवल पे लाना है इसको। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में आता है। चलिए, कितना आसान सा ये क्वेश्चन था, वेरी इजी क्वेश्चन। कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पे आंसर लिखा गया है, आपको बस ऐसे ही लिखना है। चलिए, यहाँ पे आपका हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में आपको डिफरेंस यहाँ पे बताना है। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन, हाइबरनेशन मैंने बताया कोल्ड विंटर को एस्केप करने के लिए होता है। बेयर, स्क्वेरल्स, इनहैबिटेटिंग रीजन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ एनिमल, हाइबरनेट करते हैं। बेयर आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एस्टिवेशन होता है जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उसको अवॉइड करने के लिए कुछ फिशेस और कुछ स्नेल्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा गर्मी के टाइम पर क्या होती हैं, एस्टिवेशन में चली जाती हैं, अपनी एक्टिविटी को बहुत कम कर देती हैं। तो विंटर स्लीप को बोलते हैं हाइबरनेशन और समर स्लीप को बोलते हैं एस्टिवेशन, राइट। चलिए फटाफट से देखिए, इसके बाद डिस्टिंग्विश बोला है इन्होंने एक्टोथर्म और एंडोथर्म में। देखते हैं क्या होता है एक्टोथर्म और एंडोथर्म क्या होता है, लेट्स सी। 5 सेकेंड दे रही हूँ यहाँ पे, फटाफट से देखिए। इसका फॉन्ट में थोड़ा इधर हो गया तो आप अच्छे से लिखना, हाइबरनेशन इसके ऊपर, एस्टिवेशन इसके ऊपर। चलिए, एक्टोथर्म आपका होता है, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, द टेम्परेचर वेरीज विद देयर सराउंडिंग्स। भाई जो भी बाहर एनवायरनमेंट रहता है इनकी शरीर उसकी तरह चेंज होता रहता है, जैसे फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स। एंडोथर्म्स आपके वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जो एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, लाइक अस, हमारी तरह, ह्यूमंस की तरह, राइट। बाहर कुछ भी हो हमारा एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रहता है, लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स, हम मैमल्स में आते हैं, राइट। तो ये है आपका एक्टोथर्म और एंडोथर्म। एक्टोथर्म एनिमल्स जो है वो अपना बॉडी टेम्परेचर, एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, बाहर जैसी कंडीशन होगी उनका भी बॉडी टेम्परेचर उस हिसाब से फ्लक्चुएट करता है। जबकि एंडोथर्म में बाहर चाहे फ्लक्चुएट कर जाए, अंदर का एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अगर हम अपनी बात करें तो हम कैसे मेंटेन रखते हैं, जैसे अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम स्वेटिंग करना शुरू कर देते हैं कूलिंग इफेक्ट के लिए, और अगर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो हम शिवर करते हैं हीट प्रोड्यूस करने के लिए, राइट। तो इस तरीके से हम अपना टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखना है, चलो वन बाय वन देखते हैं। पहला है अडेप्टेशन ऑफ डेजर्ट प्लांट एंड एनिमल। रेगिस्तान में प्लांट और एनिमल मिलने वाले जो होते हैं उनमें क्या अडेप्टेशन होती है। चलिए, यहाँ पे जो प्लांट है, राइट, यहाँ पे जो प्लांट है उसमें थिक क्यूटिकल होता है। अगर मैं प्लांट की बात करूं, प्लांट बेयर थिक क्यूटिकल एंड सनकन स्टोमेटा ऑन द सरफेस, मैंने बताया था। उनकी लीफ कांटों में बदल जाती है और फोटोसिंथेसिस ग्रीन स्टेम से होती है। एंड डेजर्ट प्लांट हैव अ स्पेशलाइज्ड पाथवे जिसको कैम पाथवे बोलते हैं, C4 नहीं होता ये, ठीक है। एक स्पेशल पाथवे होता है इनके अंदर, कैम पाथवे, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं ये अपना पानी का लॉस बचाते हैं और फोटोसिंथेसिस भी कर लेते हैं। कैम स्टैंड्स फॉर क्रेसुलेशन, एसिड मेटाबॉलिज्म। इनके अंदर एक स्पेशल टाइप का पाथवे चलता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पर, जिसके हिसाब से स्टोमेटा दिन के समय बंद रहता है और रात के समय खुलता है। सो कैम पाथवे में स्टोमेटा जो है दिन के समय क्या होगा, बंद रहेगा और रात के समय खुल जाएगा। वही हम बात करें एनिमल में अडेप्टेशन, ठीक है। एनिमल्स में अडेप्टेशन क्या होती है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर, अगर रेगिस्तान में पानी की वैसी ही कमी होती है, जो कैंगरू रैट होती है नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में,
इट्स केपेबल ऑफ मीटिंग ऑल इट्स वाटर रिक्वायरमेंट थ्रू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। वो क्या करता है, अपने शरीर में प्रेजेंट फैट को ऑक्सीडाइज करते हैं। और आपको पता है जब भी ऑक्सीडेशन होती है तो पानी निकलता है, तो शरीर में पानी निकलेगा, उसको यूटिलाइज करते हैं। दे ऑल्सो हैज एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट देयर यूरिन, अपने यूरिन के थ्रू कम से कम पानी को ये बाहर भेजते हैं ताकि इनके शरीर में पानी की कमी ना हो, राइट। एंड यहाँ पे देयर इज मिनिमल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज यूज टू रिमूव एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। तो ये अपने यूरिन को थोड़ा बहुत सॉलिड सा ही बना देते हैं, पानी का लॉस कम से कम हो इनके शरीर से। तो ये था आपका प्लांट में अडाप्टेशन, ये था आपका एनिमल में अडाप्टेशन, राइट। यही पूछा था कि अडाप्टेशन ऑफ डेजर्ट प्लांट इन प्लांट एंड एनिमल। ओके, देख लीजिए इसके बाद ये वाला जो आपका पोर्शन है, दिस इज ऑल्सो फॉर बी, ऑल्सो द आंसर फॉर बी। ठीक है, बी पोर्शन में क्या पूछा है, अडेप्टेशन ऑफ प्लांट टू वाटर स्केर्सिटी। तो बी में आपका ये वाला पोर्शन आ जाएगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, तो आपका ए में ये पूरा आ जाएगा और बी में सिर्फ इतना हिस्सा आ जाएगा क्योंकि सिर्फ प्लांट का उन्होंने पूछा है। तो ये वाला पोर्शन बी का आंसर हो गया, इसलिए हम बी का आंसर नहीं करेंगे। चलिए, तो ये प्लांट में और एनिमल में कुछ अडेप्टेशन थी जब वो रेगिस्तान और डेजर्ट में रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम, थर्ड क्या पूछा था इन्होंने, बिहेवियरल अडेप्टेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में बिहेवियर चेंज हो जाना। Some organisms show behavioral response to cope up with the variation in their environment. जैसे रेगिस्तान में छिपकली होती है, उनके शरीर के अंदर कुछ चेंज नहीं हो सकता, बेचारी कुछ नहीं कर सकती, तो वो क्या करती है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो छाँव में चली जाती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो धूप में चली जाती है। So that mammal have to deal this, that they लिखेंगे, mammal नहीं लिखेंगे। They have to deal with the high temperature of their habitat but manage to keep their body temperature fairly constant by behavioral means. They bask in the sun and absorb heat when the body temperature drops below the comfort zone and move into shade जब टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाता है। तो ये जो छिपकली है जो डेजर्ट में मिलती है, तो बहुत ज़्यादा इनके शरीर में हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो ये छाँव में चली जाएंगी, अगर लो टेम्परेचर हो जाएगा तो ये धूप में चली जाएंगी। ये इनका बिहेवियरल चेंज है। इसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट टू प्लांट। प्लांट में लाइट का क्या इंपॉर्टेंस है देखते हैं। मैनी स्पीशीज ऑफ स्मॉल प्लांट, हर्ब और श्रब, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, ग्रोइंग इन अ फॉरेस्ट आर अडेप्टेड टू फोटोसिंथेसाइज ऑप्टिमली अंडर वेरी लो लाइट टेम्परेचर कंडीशन बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली ओवरशेडो बाय टॉल कैनोपीड ट्री। बड़े बड़े जो पेड़ हैं उनके अंदर उनकी छाँव में बेचारे छुपके रह जाते हैं, तो इनके अंदर एक एबिलिटी आ जाती है कि ये छाँव में भी क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसाइज कर सकते हैं। मैनी प्लांट आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन सनलाइट टू मीट देयर फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट्स फॉर फ्लावरिंग। यानी बहुत सारे प्लांट लाइट पे डिपेंड होते हैं कि कब उनको फ्लावरिंग करनी है, कब उनको नहीं करनी है, राइट। तो ये दोनों आंसर्स एक बार पढ़िए, इसके बाद हम नेक्स्ट लास्ट वाले पॉइंट पे जाएंगे। एक एक शब्द यहाँ पे पढ़ना है, कैसे आपको आंसर लिखना है, सब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, सब आपने पढ़ा हुआ है, बस कैसे आंसर लिखना है वो आपको देखना है, वो मैं बता रही हूँ यहाँ पे। चलिए, लास्ट पॉइंट जो था वो था कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और वाटर स्कैरसिटी एंड द अडेप्टेशन ऑफ एनिमल। टेम्परेचर और पानी की कमी एनिमल पे क्या अफेक्ट करती है, चलो देखते हैं, राइट। ये टेम्परेचर की बात हो गई।
मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स, जो ज्यादातर ठंड में मिलते हैं, उनके छोटे से कान और छोटे से लिम्स होते हैं टू मिनिमाइज हीट लॉस, ताकि हीट की लॉस कम हो। इसको हम एलन्स रूल बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। इन द पोलर सीज में पानी बहुत जैसे ऑलमोस्ट जमा हुआ होगा। द एक्वेटिक मैमल्स लाइक सील्स हैव थिक लेयर ऑफ फैट, उनके शरीर में, उनके जस्ट स्किन के अंदर एक फैट की लेयर होगी जो इंसुलेटर की तरह काम करेगी, ताकि उनसे बॉडी हीट का लॉस कम हो। तो सील्स जो पोलर वाटर में मिलेंगी, उनके अंदर इंसुलेटर जो है वो फैट की लेयर एक इंसुलेटर की तरह काम करेगी। वहीं पे हम पानी की कमी की बात करें, वाटर स्कैरसिटी, राइट, इन्होंने एनिमल्स पूछा था, तो यहाँ पे हम प्लांट तो नहीं लिखेंगे, एनिमल हम यहाँ पे कैंगरू रैट का लिखेंगे, ठीक है। चलिए, विल टॉक अबाउट हियर कैंगरू रैट, इसको हटा देते हैं और हम बात करते हैं कैंगरू रैट्स की। चलिए, तो वाटर स्कैरसिटी में क्या हो जाएगा, कैंगरू रैट एक एग्जाम्पल हो जाएगा। लाइक कैंगरू रैट इन द, यहाँ पे जो हमने लिखा था पूरा, दैट kangaroo rat in the North American desert is capable of meeting all its water requirement through internal fat oxidation, right? तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे, kangaroo rat in the North American desert can meet its water requirement by internal fat oxidation, and also by concentrating the urine. Okay? तो यहाँ पे हमने देख लिया कि टेम्परेचर से क्या होता है और पानी की कमी से एनिमल में क्या होता है। एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिख लिया है, एक एक दो दो एग्जाम्पल, आपको इसी तरीके से आंसर्स लिखने हैं। चलिए, ये था हमारा लास्ट कि टेम्परेचर और पानी की कमी से एनिमल में क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे एनिमल पूछा था, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर स्कैरसिटी एंड द अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स। चलिए, यहाँ पे मैं 5 सेकंड दे रही हूँ, पढ़िए इसको। आई नो सबको समझ आ गया है, यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, लिस्ट द वेरियस एबायोटिक एलिमेंट्स आपको लिखने हैं। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग होते हैं। आपके टेम्परेचर हो गया, पानी हो गया, लाइट हो गया, सॉइल हो गया, जो किसी ऑर्गेनिज्म को उन कहाँ वो रहेंगे, कैसे रहेंगे, उसको डिफाइन करते हैं। तो भाई इन सब के बिना हम भी नहीं जी सकते। तो कोई ऑर्गेनिज्म कैसे जीता है, जब वो दूसरे बायोटिक और बाकी एबायोटिक फैक्टर्स से इंटरैक्ट करता है, राइट। बिना टेम्परेचर, वाटर, सॉइल और लाइट के कोई भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। सो दीज आर द एबायोटिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स। बहुत आसान था। चलिए, इसके बाद है पॉपुलेशन और कम्युनिटी को डिफाइन करें। पॉपुलेशन आप सबको पता है, पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन इज एन इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीशीज, मेजॉरिटी ऑफ देम लिव इन ग्रुप एज वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया, शेयर और compete फॉर सिमिलर रिसोर्स एंड पोटेंशियली इंटरब्रीड। एक स्पीशीज के सिमिलर इंडिविजुअल रह रहे हैं एक जगह पे, उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। वहीं पे कम्युनिटी क्या होती है, कम्युनिटी को हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस। बहुत सारी पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटी बनाती हैं। जैसे एक जगह पे
ह्यूमंस का ग्रुप है, कैट का ग्रुप है, डॉग का, मैंगो ट्री का, पीपल ट्री का, तो वो सारी पॉपुलेशन जो एक जगह पे रह रही है उसको कम्युनिटी बोलते हैं। कम्युनिटी इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। अलग अलग स्पीशीज के इंडिविजुअल को जो एक जगह पे रह रहे हैं उनको हम कम्युनिटी बोलते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक सोसाइटी में, चलो हमारे घर का ले लेते हैं, एक सोसाइटी है, वहाँ पे इंसान भी रह रहे हैं, डॉग्स रह रहे हैं, कैट्स रह रहे हैं, बहुत सारे पेड़ रह रहे हैं, तो उन सारी अलग अलग पॉपुलेशन को मिलाकर हम बोलते हैं कम्युनिटी। आई होप सबको क्लियर है ये। दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे एंड देन आई विल गिव यू सम होमवर्क, जिसको आपको पहले ही बोला था बिना चीटिंग के करके लाना है। चलिए, ये कुछ टर्म्स है जो आपको डिफाइन करनी है। कमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, चलिए एक वन बाय वन देखते हैं। कमेंसलिज्म क्या है? एक ऐसी इंटरेक्शन जहाँ पे दो स्पीशीज होती है, एक को बेनिफिट होता है, एक को कुछ भी नहीं। जैसे ऑर्किड मैंगो ट्री पे ग्रो कर रहा है और बार्नेकल्स आपके वेल्स की बॉडी पे कर रहे हैं, बार्नेकल्स को बेनिफिट हो रहा है और वेल को कुछ भी नहीं हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे ऑर्किड को फायदा हो रहा है, यहीं पे बार्नेकल्स को फायदा हो रहा है, यहाँ पे ऑर्किड को फायदा हो रहा है और वेल को ना तो फायदा ना नुकसान, मैंगो को ना तो फायदा ना नुकसान, ठीक है। तो प्लस का मतलब क्या है? बेनिफिट, माइनस का मतलब क्या है? लॉस, और जीरो का क्या मतलब है? अनअफेक्टेड, कुछ भी नहीं है। तो वेल और मैंगो को कुछ भी नहीं हो रहा और जबकि ऑर्किड और बार्नेकल को फायदा हो रहा है। इसके बाद आता है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म एक इंटरेक्शन है जहां पे एक स्पीशीज जो यूजुअली स्मॉलर होती है, इट्स गेटिंग बेनिफिटेड एंड व्हाइल अदर स्पीशीज इज नेगेटिवली अफेक्टेड। एक को फायदा, एक को नुकसान हो रहा है। जिसको फायदा होता है वो आपकी पैरासाइट होती है, राइट। जो पॉजिटिवली अफेक्टेड होती है उसको हम बोलते हैं पैरासाइट, और जो नेगेटिवली अफेक्ट होती है उसको हम बोलते हैं होस्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? होस्ट। जिसका फायदा हो रहा है उसको पैरासाइट और जिसका नुकसान हो रहा है उसको होस्ट। जैसे लिवर फ्लूक है, लिवर फ्लूक एक पैरासाइट है जो हमारे अंदर रहता है, ये हमसे न्यूट्रिशन लेता है, हेंस द पैरासाइट इज बेनिफिटिंग एट इट्स डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट, while the host is negatively affected and its parasite reduces the host fitness। अगर ये लिवर फ्लूक हमारे अंदर है तो ये हमारी हेल्थ को ही क्या करता है? खराब करता है, राइट। तो फायदा मिलने वाले को हम पैरासाइट बोल रहे हैं और नुकसान होने वाले को हम होस्ट बोल रहे हैं। जैसे लिवर फ्लूक जो है वो एक पैरासाइट है और वो हमें अफेक्ट कर रहा है तो वो हम होस्ट हो गए उसके। जल्दी से पढ़िए। इसके बाद तीन और हमें डिफाइन करने हैं। यह आपका था कमेंसलिज्म और पैरासिटिज्म। चलिए, यहाँ पे मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकेंड्स, जल्दी से पढ़िए, कोई डाउट हो तो पूछिए। ये एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, राइट। इसको वैसे तो अलग अलग भी दे सकते हैं अगर पेपर में आता है कि सिर्फ कमेंसलिज्म को डिफाइन करो या पैरासिटिज्म को डिफाइन करो, तो कायदे से ये बहुत लंबा क्वेश्चन आपका हो गया है, 5 मार्क क्वेश्चन हो गया है। इसके बाद कैमोफ्लाज और म्यूचुअलिज्म और इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन के बारे में इन्होंने पूछा है। कैमोफ्लाज मतलब सबको पता है कि अपने एटमॉस्फेयर से मैच करना। जैसे कोई इंसेक्ट है, आपने देखी होंगी बहुत सारी फोटो और वीडियो कि एक पत्ते पे एक इंसेक्ट बैठा हुआ है और हमें वो दिख नहीं रहा है क्योंकि पत्ता भी ग्रीन और इंसेक्ट भी ग्रीन। तो उस इंसेक्ट ने अपने आप को ऐसे अडेप्ट कर लिया कि उसने अपने आप को लीफ के कलर का बना लिया ताकि कोई प्रीडेटर उसको खा ना जाए। तो इसको कैमोफ्लाज कहते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में छुप जाना। तो कैमोफ्लाज इज अ स्ट्रैटेजी adapted by the prey species to escape its predator। अपने predator से बचने के लिए organisms are cryptically colored so that they can easily mingle in their surroundings। वो अपनी सराउंडिंग के कलर के हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया पत्ते का रंग ग्रीन तो इंसेक्ट भी ग्रीन हो जाता है। Many species of frog and insect camouflage in their surrounding। ज़्यादातर आपके इंसेक्ट और फ्रॉग जो है वो एनवायरनमेंट के उस पर अपना क्या कर लेते हैं? कैमोफ्लाज कर लेते हैं। इसके बाद आता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म मतलब कि जब दोनों स्पीशीज को फायदा होता है, बोथ द स्पीशीज आर इन्वॉल्व बेनिफिटेड
लाइकन्स जो है आपकी एल्गी और फंजाई की एसोसिएशन है, राइट आपकी फंजाई और एसोसिएशन एल्गी की एसोसिएशन है, जहाँ पे दोनों को फायदा हो रहा है। एल्गी फंजाई को खाना दे रही है, बदले में फंजाई एल्गी को सपोर्ट और प्रोटेक्शन दे रहा है। फिर आता है इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, दो स्पीशीज के बीच में कंपटीशन होना, राइट जैसे जहाँ पे दोनों स्पीशीज ही नेगेटिवली अफेक्ट होते हैं, दोनों को नुकसान होता है। फॉर एग्जाम्पल द कंपटीशन बिटवीन फ्लेमिंगोज, बर्ड है और फिशेज हैं साउथ अमेरिकन लेक्स में, उन दोनों का कॉमन खाना है जूप्लैंक्टन, ठीक है। तो दोनों, फ्लेमिंगो एक बर्ड है और दूसरा फिश है, दोनों एक ही खाने के लिए लड़ते हैं, खाना है उनका जूप्लैंक्टन। तो ऐसे कंपटीशन को हम इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन बोलते हैं। तो दोबारा से बता रही हूँ, कैमोफ्लाज मतलब सराउंडिंग की तरह ही बिल्कुल घुल मिल जाना, उसी के कलर में रंग जाना। म्यूचुअलिज्म मतलब दो स्पीशीज, दोनों को फायदा हो रहा है साथ में रहने में। एंड इंटरस्पेसिफिक जो जब दो अलग अलग स्पीशीज एक ही चीज के लिए लड़ रही हो। जल्दी से पढ़िए, आज का ये है आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद आपको दिया जाएगा बहुत बढ़िया से क्वेश्चंस होमवर्क के लिए। हाँ अच्छा नहीं, इसके बाद और है, एक दो और है, इसके बाद होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा। चलिए फटाफट से पढ़िए इसको। चलिए नेक्स्ट है, सेलेक्ट द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम डिस्क्राइब द लॉजिस्टिक पॉपुलेशन। चलिए मैं यहाँ एक ग्राफ बनाती हूँ, यहाँ पे आपका आ जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, जिसको हम n बोलते हैं, और यहाँ पे टाइम आ जाता है, ठीक है। तो लॉजिस्टिक में क्या होता है बेटा, पहले धीरे धीरे स्लो चलती है, फिर एकदम से बढ़ जाएगी, और जैसे ही कैरिंग कैपेसिटी आती है, यहाँ पे लिमिट आ गई, इससे आगे बढ़ ही नहीं सकती है। जैसे ही लिमिट आ गई, ये वहीं पे स्टेबल हो जाएगा। ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ, सिग्मॉइड बोलते हैं। यहाँ पे आपका, इसको हम लैग फेज बोलते हैं, लैग मतलब रुक रुक के धीरे चलना। इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, और लॉग फेज जब तेजी से बढ़ता है, और जब कैरिंग कैपेसिटी पे मैच कर जाता है, यानी कैरिंग कैपेसिटी लिमिट है, उससे आगे नहीं बढ़ सकता, तो जब आ जाता है n इज इक्वल टू k, जब पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी पर दोनों सेम हो जाते हैं, तो आपका स्टेशनरी फेज आ जाता है, और इसको एसिम्प्टोट भी बोलते हैं, ठीक है। जब पॉपुलेशन डेंसिटी कैरिंग कैपेसिटी को मैच कर लेती है, वहां पे ग्रोथ रुक जाती है, ऐसे कर्व को हम सिग्मॉइड बोलते हैं। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या है, नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीशीज इन नेचर हैज इट्स डिस्पोजेबल अनलिमिटेड रिसोर्स टू परमिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्चुअल में नेचर में कभी भी अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं होते, एक लिमिट आती है जब पॉपुलेशन स्टेबल होना या डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। This leads to competition between the individual for limited resource. Eventually the fittest will survive. जैसे ही कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंचेगा, कंपटीशन बहुत हाई लेवल पे चला जाएगा, और एक समय पे स्टेबल होगा, फिर धीरे धीरे डिक्लाइन करना शुरू कर जाएगा। A population growing in a habitat with limited resource initially show a lag phase, पहले lag phase आएगा, फिर acceleration आएगा, फिर deceleration आएगा, and finally asymptote आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर बताऊं तो थोड़ा सा, यहाँ पे आपका डायग्राम में है नहीं, थोड़ा सा एसिम्प्टोट से पहले कम होता है, आपका एनसीईआरटी में डायग्राम में इतना नहीं है, लेकिन यहाँ पे हल्का सा कम होता है, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल को हम एक्सेलरेटेड फेज भी बोलते हैं, ठीक है, एक्सेलरेटेड। तो पहले कम हुआ,
धीरे धीरे बढ़ा, फिर ज्यादा बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर स्टेबल हो गया। When the population reaches to the carrying capacity, जब population carrying capacity पे आ जाती है तो स्टेबल हो जाता है और हमें सिग्मोइड एस शेप कर्व मिलता है, एस सिग्मोइड। ठीक है, दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज नोन एज वर्ल्डहर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ। इन्होंने ही दिया था तो इनके नाम पे कर दिया, वर्ल्डहर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लॉजिस्टिक ग्रोथ। चलिए यहाँ पे मैं 10 सेकेंड दे रही हूँ, ये है आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। एंड फिर होंगे आपके होमवर्क के क्वेश्चंस। चलिए फटाफट से 5 मोर सेकेंड्स एवरीवन। एक्सेलरेशन होगा ये, फिर इसके बाद डिसेलरेशन आएगा और फिर स्टेशनरी आएगा। चलो नेक्स्ट, सेलेक्ट द स्टेटमेंट विच एक्सप्लेन्स द बेस्ट पैरासिटिज्म। ठीक है, यहाँ पे इन चारों में से कौन सा बेस्ट पैरासिटिज्म को बताता है, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिट होता है और अदर नेगेटिवली अफेक्ट होता है, राइट। सो यहाँ पे पैरासिटिज्म क्या है कि पैरासाइट जो है यहाँ पे उसको फायदा होगा और होस्ट को नुकसान होता है। जैसे हमारे अंदर लिवर फ्लूक, वो हमें नुकसान करता है और जबकि उसको फायदा होता है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बहुत आसान था ये। लिस्ट एनी 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, ये हम पहले भी पढ़ चुके थे तो मैं वापस से नहीं बताऊंगी। बर्थ रेट, डेथ रेट एंड एज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ चुके हैं, वापस से एक्सप्लेन नहीं करूंगी। पॉपुलेशन का बर्थ रेट, डेथ रेट एंड एज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। कोई भी 3 आपको इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे करने थे, राइट। तो इस पे हम नहीं करेंगे क्योंकि हम पहले ही इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो आपके लिए होमवर्क है ये, पहला क्वेश्चन, सब्सटेंशिएट विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल इन द इकोसिस्टम म्यूचुअलिस्ट टेंड टू कोइवॉल्व, जहाँ पे 2 एक साथ कोइवॉल्व हो रहे हैं। एंड ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ अच्छा यहाँ पे आपका बायोडाइवर्सिटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, राइट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है, ये मैंने आपको बायोडाइवर्सिटी के क्वेश्चंस दिए हैं। अभी हमने वो किया नहीं है लेकिन आपने कर लिया है तो इसलिए मैंने दूसरे चैप्टर के क्वेश्चंस दिए हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के। PYQs हैं तो इनको करके लाना है। इसमें आपको अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट्स में बताइए, इसको हम नेक्स्ट जब ये मैं चैप्टर करवाऊंगी तब कर लेंगे। ये आपका है, स्टडी द ग्राफ गिवन बिलो शोइंग द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व A एंड B। तो यहाँ पे मैं कर्व A एंड B बता देती हूँ। यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी है, यहाँ टाइम है। कर्व A ये है और कर्व B ये है, ठीक है। और ये आपका कैरिंग कैपेसिटी है। तो दिस इज कर्व A एंड दिस इज कर्व B। तो आपको इसका आंसर करना है, स्टडी द ग्राफ, और आपको बताना है व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी इन ग्राफ A एंड मेंशन द एक्शन ऑफ पॉसिबल नेचुरल फोर्स दैट कुड लीड टू B कर्व कैसे आया, और आप उसको नेचुरल फोर्स आपको बताना है। कैरिंग कैपेसिटी अनलिमिटेड रिसोर्स, ठीक है। वैसे तो मैंने हिंट दे दिया है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपका, ये ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी आपके बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के। चल होमवर्क में करके लाना है, कोई डाउट है तो आपको पूछना है कमेंट्स में। चलिए फटाफट से लिखिए, इसके बाद हम आज का लेक्चर खत्म करेंगे। एंड नेक्स्ट जो हम लेक्चर के सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे वो है आपका इकोसिस्टम।
और लास्ट है आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ए वाला आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है जो अनलिमिटेड रिसोर्स में हम मानते हैं, ये आपका सिग्मॉइड कर्व है लॉजिस्टिक वाला जो हम लिमिटेड रिसोर्स में मानते हैं। चलिए, सो थैंक यू एवरीवन। मुझे उम्मीद है कि सबको सारे आंसर्स समझ आ गए। अगर किसी में भी तकलीफ है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई एम हियर टू हेल्प यू। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं विद इकोसिस्टम चैप्टर। टिल देन टेक केयर एवरीवन।